हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम मिशेल फोको के कंसेप्ट बायो पावर बायोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने डिसिप्लिनरी पावर के मुतालिक बात की थी। ये मिशेल फोको के लेक्चर सीरीज का पार्ट 3 है। याद रहे, मिशेल फोको के तस्वुरात, नजरियात और तमाम जो अहम गुफ्तगू है उसको समेटने के लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है और इस पे तकरीबन 14 के करीब लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो इसका पहला लेक्चर, जिसको मैंने जीरो लेक्चर का नाम दिया है, जो कि फाउंडेशनल लेक्चर है, उसको जरूर सुनें। अब अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर की तैयारी में जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी तौर पर जो इस किताब का इस्तेमाल किया गया है वो मिशेल फोको की किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1, द विल टू नॉलेज एंड सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं किताब के लिए। सेकेंडरी, इस लेक्चर की तैयारी में मैंने जो कॉले टेलर हैं उनकी जो डिस्कशन है बायोपार से मुतालिक, जो कि उन्होंने मिशेल फोकू के कंसेप्ट के मुतालिक की है, उसको भी इस्तेमाल किया गया है, उसका भी इस्तेफादा हासिल किया गया है। नंबर 3, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डियाना टेलर की किताब लेक्चर्स ऑन मिशेल फोको और क्रिटिकल कंसेप्ट्स ऑफ मिशेल फोको, रूटलेज पब्लिकेशन, उसका भी इस्तेमाल किया गया। अब अपने टॉपिक के पास हम वापस चलते हैं और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो आपको जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ताकत का तस्वुर दर हकीकत में दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ फैला हुआ एक तस्वुर है। इसको हम हायरार्की में देखते हैं और बाद का देखते हैं कि ये दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ फैला हुआ नजरिया है। ठीक है, आप अगर स्कूल जाएं, आप अस्पताल जाएं, आप शनाख्ती कार्ड बनवाएं, आप मरदमशुमारी का अपना फॉर्म बनाएं, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे आपको अपना डाटा ना देना पड़े? अगर आपने अपना किसी जगह पर खत भी भिजवाना है, टीसीएस भी करवाना है, तो यू हैव टू सबमिट योर पर्टिकुलर्स, योर एनआईसी एट सम टाइम्स। ये क्या है? तो मिशेल फोको के मुताबिक ये बायो पावर का एक कंसेप्ट है। बायो पावर यानी आपकी जिंदगी पर कंट्रोल। फोको में ये बताता है कि जदीद दुनिया में ताकत सिर्फ मार पीट, डंडे, अदालतें या फांसी या सजाओं का नाम नहीं। मॉडर्न जो पावर है वो इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करती है, उसको डिसिप्लिन करती है, उसको काबू में लेकर आती है, आबादी को कंट्रोल करती है, बीमारी को मैयर करके उसको कैटेगराइज करती है, आपकी सेहत का उसको डिवाइड करती है, कैटेगरी में क्लासिफाई करती है, फिट अनफिट में डिवाइड करती है। ठीक है, आपकी बॉडी को मैयर करके कंट्रोल करके आपके बीएमआई बना दिए गए हैं। उस बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू आपको एक सिस्टम में लेकर आया जाता है ताकि आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को, आपके कंट्रोल किया जा सके। ये क्या है? तो यही वो कंसेप्ट है कि जिसके थ्रू हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि शहरी कौन है, सेहतमंद कौन है, मोटा कौन है, पतला कौन है। तो फोको की मुताबिक ताकत को वहां भी देखना जरूरी है जहां पे आम आदमी तस्वुर जो है वो नहीं करता। अमूमन हम ताकत के तस्वुर को हायरार्किकल समझते रहे हैं, बादशाह की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से, बॉस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। लेकिन फोको के मुताबिक ताकत हर तरफ सिमटा हुआ एक सिलसिला है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो ऐसा कानून हो जिसके बनाने वाले मर चुके हों लेकिन वो आज भी आपके ऊपर लागू है। वो आपके जहन में, आपके ख्यालों में, आपके तस्वुर में बेबस्त हो चुका है। तो फोको के मुताबिक ताकत सिर्फ आपको रोकती नहीं है काम करने से, बल्कि आपके अंदर तहरीक भी पैदा करती है कि आप अपने आप को खुद से गवर्न करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, कि आप अपने जिस्म को मैनेज करें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, अपनी जिंदगी को रेगुलराइज करें। जब आप सिर्फ इस चीज से डर कर अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं कि प्रमोशन रुकता है, तो ये भी एक बायो पावर का कंसेप्ट है। फोको यहाँ पर पावर के कंसेप्ट को इल्म के साथ बहुत ज्यादा जोड़ते हैं। फोको कहता है कि इल्म कभी भी न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि इल्म ताकत के तस्वुर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो शख्स, जो इदारा ताकत रखता है, वो जब इल्म पैदा करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रहता। जब कोई इदारा आपके बारे में कोई मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता है, कोई आगाही लेने की कोशिश करता है, आपकी दर्जाबंदी करता है, आपको क्लासिफाई करता है, आपके ऊपर रिपोर्ट बनाता है, तो आप उससे अखज़ कर रहे होते हैं? वो दर हकीकत में आपके जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम या आपका यानी एक मैकेनिज्म बना रहे होते हैं। तस्वुर करें, 100 फौजी एहलकारों का डाटा इकट्ठा किया गया है, सबका वेट मापा गया है, सबकी एज, उम्र, हाइट, चेहरे के खदोखाल। फिर उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि आप सब लोग शेव करेंगे, आप सब लोग अपना वेट 60 kg तक लाएंगे, आप सब लोग जो है वो रोजाना इतना दौड़ेंगे। ये बायो पावर का एक तस्वुर है। ठीक है, तो आप इसको अस्पताल पे इस्तेमाल करके देखें। अस्पताल में जब मरीजों की रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसकी बीमारी के थ्रू उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, उसका फिटनेस लेवल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अवाम की जब पॉपुलेशन जो होती है, जिसको हम कहते हैं मर्दमशुमारी, न्यूमरेशन होती है, उसमें भी क्लासिफाई कर दिया जाता है पॉवर्टी को, मिडिल क्लास को, अपर क्लास को। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें थ्रू पावर एक ऐसा नॉलेज क्रिएट किया जाता है जो न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, तो फोको जो है वो ताकत की 3 बड़ी सूरतें हमारे सामने पेश करता है।
एक वो सॉवरेन पावर का कंसेप्ट पेश करता है, दूसरा वो डिसिप्लिनरी पावर का कंसेप्ट पेश करता है, तीसरा वो बायो पावर का कंसेप्ट पेश करता है। अब इन तीनों को अगर आपने मिसालों से समझना है तो एक किसी पुराने दिमाग, पुराने दौर के किसी बादशाह का तस्वुर लेकर आए। बादशाह की ताकत क्या थी? तलवार के थ्रू, तख्त के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू, डिवाइन लॉ के थ्रू। अगर आप नहीं मानेंगे, माजी में आपने बड़ी मिसालें देखी होंगी कि बादशाह की इताअत नहीं की तो बादशाह ने गद्दारी का इल्जाम लगाकर फांसी पे चढ़ा दिया। बादशाह अमूमन ये कहा करते थे कि मेरी इताअत करो वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। आप 15 16 सेंचुरी में ये देखें, कॉमन है, ट्रेडिशन रहे। और मजहब की बुनियाद पर भी आप अगर डेविएट करते हैं तो आपको कैद कर लिया जाता था, आपकी जमीन जब्त कर ली जाती थी भाग्य सरकार, आप पे टैक्स लगा दिया जाता था। जब नॉर्मन इन्वेजन हुई, तो जब फ्रेंच लोगों ने ऑक्युपाई किया बर्तानिया को, तो उन्होंने तमाम जो अमीर लोग थे उनको काबू कर लिया और उनकी जमीनों को कंट्रोल कर लिया। तो ये बादशाह की ताकत का एक तस्वुर था, यानी पुरानी जाबिराना, हाकिमाना, अथॉरिटेरियन, सॉवरेन पावर। तो ये उसका असूल था कि या तो आपकी जान ले ली जाए या आपको जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए। तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने की इवज जिंदा रहने को तरजीह देते थे। तो बादशाह की ताकत का जो मरकज था वो ये था कि आपको जिंदगी जीने दिया जाए या आपको मार दिया जाए। वो अपनी इस ताकत से जाहिर करता था कि आप जिंदा रहने लायक हैं या नहीं, या मरने के लायक हैं, किसको सजा दे, किसको माफ करे। ये बादशाह के कंट्रोल में था। लेकिन आज ताकत का तस्वुर बदल गया है। आज हुकूमतें आपको बराह रास्त नहीं मारती, लेकिन आपको कंट्रोल इस तरह से करती हैं कि आप उनके लिए फिजिबल हो जाएं। फिजिबल से मुराद उनके लिए फायदेमंद हो जाएं। हुकूमतें आपको जिंदा रखेंगी, आपको तालीम भी देंगी, सेहतमंद भी देंगी, लेकिन अपने मुताबिक ढालेंगी, अपने असूलों, अपने कवानीन के मुताबिक। ये बायो पावर का कंसेप्ट है। बायो पावर का कंसेप्ट ये है कि आपकी जिंदगी को तसव्वुर फरोग दिया जाए, कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए और सिलेक्टिव हो जाया जाए। बायो पावर का कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब गरीब भी है, क्योंकि अगर आप बायो पावर के तस्वुर को सख्ती से देखें तो कुछ हुकूमतें पहले से यही भी तय कर सकती हैं कि हमने सिर्फ इतनी आबादी को जन्म लेने देना है, बाकियों को नहीं लेने देना। तो उसके लिए वो प्रिवेंशन मेजर्स लेंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेंगे, या फिर वो अबॉर्शन को लीगलाइज करेंगे। खैर, वो इसके ऊपर डिबेट चलती ही रहती है अभी भी। या फिर वो इस चीज के बारे में तय करेंगे कि कितने खानदान के लोगों को कितने बच्चे लेकर आने चाहिए। तो पुरानी जो ताकत का तस्वुर था वो आपको जीने या मरने की जस्तजू में मुब्तला रखता था, लेकिन आज आपकी जिस्मों को कंट्रोल रखने का तस्वुर है, आपकी जिस्मों को बेहतर बनाने का। आपको हुकूमत के मुताबिक कॉन्फॉर्मिटी प्लस कंपेटिबिलिटी जनरेट करने का कंसेप्ट है। अब मिशेल फोको के मुताबिक बायोपावर जो है वो कैसे काम करती है, वो दो सतहों पर काम करती है। एक, उसके जिस्म के ऊपर, ठीक है, यानी उसके जिस्म पर कंट्रोल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्रिजन के हवाले से, जिसमें उन्होंने जेरेमी बेंथन के कंसेप्ट पेनॉप्टिकन का हवाला दिया कि किस तरह से जेलों में लोगों को कंट्रोल किया जाता था, उनको ये आइडिया देकर कि जो प्रिजन गार्ड है वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इसको हम डिसिप्लिनरी पावर के जमरे में देखते हैं कि जिस्म के ऊपर कंट्रोल। फिर दूसरा क्या है? आबादी के ऊपर कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, बायोपॉलिटिक्स। यानी पहले आप देखते हैं कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है कि आप लाइन कैसे बनानी है, स्कूल में पढ़ना कैसे, लिखना कैसे है, अदब कैसे करना है, सवाल पूछना नहीं पूछना, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, नंबर कैसे लेने हैं। तो ये आपको जिस्म को तरबियत दी जा रही है, आपको डिसिप्लिनरी कंट्रोल सिखाया जा रहा है, आपको रेगुलराइज किया जा रहा है। आपकी फैक्ट्री के कंसेप्ट कोई नहीं, अगर आप फैक्ट्री फार्मिंग समझे, आपको किया जा रहा है, फैक्ट्री फार्मिंग के तर्ज पर आपको तैयार किया जा रहा है। यहां पर आपको ओबीडियंट जिस्म बनाकर पेश करने का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। फोको के मुताबिक आपको एक ओबीडियंट इंसान बनाए जाने की एक मशक करवाई जा रही है, एक ऐसा काम जो ना सिर्फ ओबीडियंट हो बल्कि प्रोडक्टिव भी हो। तो ये बेसिकली आपका बायो पावर का कंसेप्ट है, बायोपॉलिटिक्स का कंसेप्ट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि पेनॉप्टिकन के कंसेप्ट की उसने बात की थी कि जिसमें जेल के टॉप पर एक प्रिजन गार्ड का ऑफिस होता है, वो लोगों को देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आपको हर वक्त बैठकर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नजरिया दे देना काफी है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप हर टाइम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगी है, फेशियल अटेंडेंस लगी है, सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग जारी है, क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है, मोबाइल ऐप आपको ट्रैक एंड ट्रेस कर रही है, तो आप खुद को कंट्रोल समझेंगे। तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो पॉपुलर है। तो यहां पर जो पार का तस्वुर है वो ना सिर्फ है बल्कि आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट हो चुका है। तो ये हमने कंसेप्ट बायोपॉलिटिक्स के एतबार से पढ़े हैं, जबकि बायो डिसिप्लिनरी पावर के एतबार से पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे बायो के एतबार से। यानी रियासत का काम यह है कि आप कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनों को नौकरी मिली है, कितनी लोग बिल्कुल बेकार हैं, तालीम हासिल करके भी नौकरी नहीं मिली, स्किल वर्कर कितने हैं।
तो ये आबादी से मुतल्लिक जो सवालात हैं, ये हुकूमत के वो सवालात हैं जिससे वो आबादी को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। यही बायोपॉलिटिक्स है। अगर किसी शख्स की हैसियत नहीं है कमाने की, लेकिन उसके 15 बच्चे हैं, तो हुकूमत के लिए ये लम्हाए फिक्रिया है। हुकूमत फिर क्या करेगी ऐसे मामलों में? आबादी को कंट्रोल करने के प्लान्स लेकर आएगी। अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो हुकूमत उनको फंड जारी करेगी, जैसा कि इटली या फ्रांस में हो रहा है, जापान में हो रहा है। कहीं वबारी बीमारी फैल रही है तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा। रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। कोई हेल्थ इशू है उसके बारे में किया जाएगा। तो बेसिकली आपकी आबादी की जो मैनेजमेंट है, तो वो गवर्नमेंट अपने जिम्मे लेती है। वो एक ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है कि वो डिफाइन कर लेती है कि ये जो सेट नॉर्म्स हैं, ये बिलीफ ये पर्टिकुलरली तयशुदा है। अगर किसी इलाके में ये तय कर दिया जाए, रियासत तय कर दे कि एक बच्चा जन्म करना, पैदा करना, दुनिया में लेकर आना दुरुस्त अमल है, तो 100 साल बाद वो एक कस्टम बन जाएगा, नेचुरल प्रिंसिपल बन जाएगा। लोग कहेंगे यार एक से ज्यादा तो बेवकूफी है लेकर आना। तो यही मिशेल फुको आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब रियासत या स्टेट आपकी जिस्म पे कंट्रोल करती है, तो वो फिर आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाती है कि वो अपने फैसलों को आपके ऊपर नाफुज करते हुए उनको नेचुरल डिक्लेयर कर देती है। यहाँ पे फुको ये नहीं कहते कि चीजें गलत हैं या सही हैं, ये ठीक है, बल्कि पॉलिसी को उसके एतबार से देखना होगा। फिर हम चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये है कि एक मेयार बना देना, उस मेयार के मुताबिक आपको नापना, आपको गवर्न करना। चाहे सेहतमंद इंसान को मैयर करने की कैटेगरी हो, नॉर्मल इंसान को मैयर करने की कैटेगरी हो, ठीक है, और इसके अलावा आपके पैसे कमाने की सलाहियत की कैटेगरी हो, तो आपको मैयर किया जाएगा आपकी स्टेटस से, आपकी जॉब से, आपकी हेल्थ से। तो यहाँ आपको आपको कैटेगराइज किया जा रहा है। आपको डराया धमकाया नहीं जाता आपको कि यार तुम्हारे साथ ही होगा। आपको शर्मिंदा कराया जाता है भाई तुम्हारी तो ये क्लास है, तुम तो इस कैटेगरी की हो, तुम तो इस मेयार पे नहीं पूरा उतर रहे। तो आपका स्टेटस, आपकी हेल्थ, आपकी कारकर्दगी, आपका नतीजा, आपकी कंट्रोल, ये सारी चीजें हुकूमत अपनी ताकत दिखाने का हुकूमत का एक अमल है। यानी हुकूमत जब आपको ये कहे कि आप इस स्टैंडर्ड का रिजल्ट नहीं लेकर आए, या आपका मेयार इस तरह है, और आपको दूसरे इदारों से कंपेयर या कंट्रास्ट करें, तो मिशेल फोको के मुताबिक ये वो समाजी मुकाम है जिसकी तश्कील हुकूमत कर रही है, जो कि जदीद दौर में ताकत के औजार हैं, ताकत के यानी कंट्रोल करने के तरीकाकार हैं। और हुकूमत ये मैसेज देकर ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे मयार पर पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि हुकूमत ये तय करती है कि कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी चीज एबनॉर्मल है। और सच तय करने की जो कैफियत है या जिम्मेदारी है, वो किसकी है? वो गवर्नमेंट की है ना। तो वो ताकत में रहने वाले लोगों की है। जो ताकत में रहने वाले लोग जब ये डिफाइन कर दें कि आप हमारे लिए नकम्मे हैं, ना अहल हैं, तो ये चीज बाद में जाके नॉर्मलाइज बन जाती है, और इसको यानी फितरी समझ लिया जाता है। फोको यहाँ पर बात करते हुए डिस्कोर्स को भी लेकर आते हैं कि डिस्कोर्स का मतलब सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, बल्कि वो पूरा इल्मी, समाजी और एक निजाम है जिसके जरिए सच बनाया जाता है, तस्वुर बनाया जाता है लोगों के दिमागों में। आपको पहले से बताया जाता है बीमार कौन है, पागल कौन है, गैर मुहज़्ज़ब कौन है, और शरीफ कौन है, खराब कौन है, नॉर्मल ख्वाहिश क्या है, गैर नॉर्मल क्या है, गद्दार कौन है। इन इस पूरे के पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक कानून काम कर रहा है, एक डिसिप्लिन काम कर रहा है, एक नॉलेज काम कर रहा है। ये इखलाकियात किन लोगों ने तय की? ये इखलाकियात, ये मजहबी, समाजी, तालीमी, मीडिया पर मौजूद पेज जो हैं, और ये सारा किसने तय किया? इसके पीछे एक डिस्कोर्स काम कर रहा है जो कि डिफाइन करता है क्या नॉर्मल है, क्या डिविएंट है, क्या इरेगुलर है, क्या इरेशनल है, क्या रैशनल है। तो फोको के मुताबिक ये डिस्कोर्स इंसान को डेवलप करता है। हम सिर्फ जुबान को इस्तेमाल नहीं करते, जुबान और डिस्कोर्स हमें बनाते भी हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को विटगेंस्टाइन के कंसेप्ट के साथ भी जोड़ने की कोशिश करें, जो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, इट पुट द एक्शन इनटू द प्रैक्टिस, कि लैंग्वेज के थ्रू हम उसके अमल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे होते हैं इस अपनी दुनिया को। तो फोको के मुताबिक भी डिस्कोर्स हमें डेवलप करता है। अब मिसाल के तौर पर आप सेक्सुअलिटी के मसले को देख लें। फोको के मुताबिक जो सेक्सुअलिटी है, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात भी की। हेल्थ वालों ने बात की है, सेहत वालों ने, कानूनों ने, हकीमों ने, मजहब ने, तालीम ने, साइंस ने, कि सेक्सुअलिटी को डिविएंट बिहेवियर बनाने की कोशिश की गई। यानी आपकी आपकी सेक्सुअलिटी से मुतल्लिक लोगों को बहुत ज्यादा कि आपने ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया, ये डिविएंट बिहेवियर है, ये इरेगुलर बिहेवियर है, और इसको मैयर या कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये रियासत को इस चीज से दिलचस्पी क्यों हुई है कि आपकी सेक्सुअलिटी को मैयर करे? क्योंकि बायोपॉलिटिक्स के कंसेप्ट के थ्रू सेक्सुअलिटी का ताल्लुक बच्चा पैदा करने के अमल से, और रियासत का ताल्लुक आबादी को मैनेज करने के साथ है, और रियासती ताकत दिखाने से मुतल्लिक है। जब ये चीजें आपके जहन में आई, तो फिर आप समझ सकते हैं कि रियासत ये फिक्र करती है कौन बच्चे पैदा कर रहा है, कितने कर रहा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस नस्ल में है, शादियों का क्या कंसेप्ट है,
तो यहाँ पर हुकूमत इन लोगों का जो इनफरादी मामला है वो अब समाजी बन गया। लोग शादी कर भी नहीं रहे, कर भी रहे या नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये इसको सेक्सुअलिटी के कंसेप्ट को समझे। फिर इसके अलावा जो आप रेशियल एस्पेक्ट आप देखते हैं या रेसिज्म देखते हैं, नस्ल परस्ती का कंसेप्ट देखते हैं, तो जदीद जो रियासतें हैं वो जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करती हैं, लेकिन वो ये भी तय करती हैं कि किसकी जिंदगी को वैल्यू दी जाए। आप इमिग्रेशन के ऊपर आप देख लें, जो कानून बनते हैं उसमें जो लोकल लोग हैं उनको वैल्यू या प्रिविलेज ज्यादा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू इमिग्रेंट्स के। तो गवर्नमेंट ये तय करती है किसकी लाइफ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहाँ पर जो रेसिज्म है वो डोमिनेट हो जाती है, और वहां पे गैर नस्ल के लोग या गैर नेशनैलिटी के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जो कि एक नेगेटिव एलिमेंट है, हमें खुद पता चल रहा है। तो आप बायोपॉलिटिक्स के कंसेप्ट को इस एलिमेंट से देख सकते हैं। मैं बाद में अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिसर्च में इन आइडियाज को फोकस कर सकते हैं। कि आपने रेसिज्म को ऑब्जर्व करना है तो देखिए बायोपॉलिटिक्स के साथ इसको लिंक करें, फोको की कंसेप्ट के साथ, पावर के साथ, डिस्कोर्स के साथ ऐड करें, ठीक है। तो फोको के मुताबिक कि जो नस्ल परस्ती है या जो रेसिज्म है, ये हुकूमतों का एक तरीकाकार है जिसमें आबादी को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि ये आबादी खतरनाक है, ये कौम के लिए खतरा है, ये जिंदगी आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे मुतासिर हो रही है, ये लोग खत्म हो जाए चले जाएं तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो ये वो बायो पावर का कंसेप्ट है ब्रॉडली स्पीकिंग, जो कि इंसानों की जिंदगियों के साथ उसको खास तौर पर दिलचस्पी है। तो बजाहिर तो हुकूमत आबादी को कंट्रोल भी करती है, आबादी की भलाई के लिए भी काम करती है, लेकिन कुछ लोगों को फजूल, गरीब, नकम्मे या दुश्मन या आउट ग्रुप कहकर निकालने की बात भी करती है, उनकी तकलीफ को जायज करार दे देती है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह से जो पावर का कंसेप्ट है बहुत सारे नाजायज और मासूम लोगों की जिंदगियों की वो मुश्किल भी बना सकता है। तो इसलिए मॉडर्न जो वॉर्स हैं वो बेसिकली उसमें हमें ये एलिमेंट नजर आता है कि हर हल्का ये शख्स ये दावा करता है कि हम अमन के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हम सलामती के लिए लड़ रहे हैं, हम भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, हम प्योर रेस हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उसके बदले या इम्पैक्ट में जो इंसान मर रहे हैं वो क्या है, उनके बारे में नहीं बात की जाती, क्योंकि उनके बारे में स्टेट ने यह तय कर दिया है कि वो गैर जरूरी इंसान है, अगर वो मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद हमें फुको का कंसेप्ट मिलता है कि ताकत के इस तस्वुर को सुने कि किस तरह से बायोपॉलिटिक्स के थ्रू जिंदगी को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो जंग है वो अमन के नाम पर लड़ी जाती है, और रेशियल एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि किस तरह से इमिग्रेंट्स की जो लाइफ है वो नेटिव के थ्रू कम दिखाई जाती है। तो ये हमें चीजें नजर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है यूजेनिक्स का, यानी नस्ल को बेहतर कैसे बनाया जाए, इंसानी नस्ल को। बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फर्ज करें मैं इस कमरे में बैठ के तय करूं कि कौन से लोग बेहतर हैं, तो मैं पहले से डिसाइड करूंगा इस नस्ल के लोग बेहतर हैं। तो ये आपने सोचा कि किस तरह से गवर्नमेंट या कानून ये तय करते हैं कि किसको बेहतर तस्वुर किया जाए। फिर गरीब लोग, मजदूर लोग, जहनी मरीज लोग, इकलियतें जो हैं या दीगर मजाहिब के लोग जो माइनॉरिटी में है वो तो खतरे में चले जाएंगे। तो नाजी या हिटलर की जो जर्मन सोच थी उसने भी इसको खतरनाक शक्ल दी। उन्होंने एक प्योर रेस का एक ख्वाब दिखाया लोगों को, और लाखों लोगों को खत्म करने का प्लान किया। तो यही एक बायो पावर का एक तस्वुर है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की जिंदगियों को खत्म करना। आज भी आप इसका तस्वुर जदीद फलस्तीन वॉर की सूरत में देख सकते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट ग्रुप कमजोर ग्रुप को दबाकर अपने आप को प्योर रेस बताकर उसको कुचलने की पूरी कोशिश में जो है वो शामिल है। इसको भी देखने की जरूरत है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब रियासत या कोई कानून ये निजाम तय करने लगे कि जो जिंदगी है वो, जो वैल्यू है वो हम तय करेंगे, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। आज आपका सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास महफूज है, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी राय, आपका मोबाइल फोन, सब चीजें कंट्रोल पे हैं। यही बायो पावर का तस्वीर है। आपका हेल्थ से मुतलिक जो आपकी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वर्जिश करो, अपना वजन कम करो, अच्छी खुराक लो, नींद करो, तो ये बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन अगर इसके थ्रू आपको गवर्न किया जाए, आपको कंट्रोल करके बताया जाए कि ये जो मोटा आदमी है, ये नकम्मा है, ये नाहल है, ये सुस्त है, इसको निकालो नौकरी से, तो ये एक इखलाकी फैसला बन जाता है। हो सकता है वो ऐसा ना हो, सिर्फ अपेरेंटली आपने ये डिसाइड कर लिया। किसी बीमार को आप नकम्मा समझ लें, किसी जहनी बीमार शख्स को आप नकारा समझ के कहें इसको मार दो यार। तो ये सवाल हमारे लिए आते हैं रिसर्च के अंदर कि हम इंसानों की मदद कर रहे हैं या उनको कंट्रोल या मैनेज करके, कैटेगराइज करके ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मिशन फोको का एक और कंसेप्ट है, ठीक है। गवर्नमेंटेलिटी से मुराद ये कि हुकूमत सिर्फ लॉ के थ्रू नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसकी इकदार, उसकी ख्वाहिशात को भी इस तरह शेप करती है कि इंसान खुद को गवर्न करने की कोशिश करता है। हुकूमत जा बजा पोस्टर लगाती है, अच्छा शहरी बनो, ये पूछो, ये सवाल ना करो। तालीमी निज़ाम में आपको मुकाबले, कंपटीशन का बताया जाता है, नकम्मे लोगों को नाअहल कहा जाता है, या कहा जाता है कि भाई तुम इस काबिल नहीं थे। कंपटीशन में लेकर आने जाने का बताया जाता है, आपके मेयार के थ्रू, आपके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू
दादोशुमार के थ्रू आपको बताया जाता है कि आपकी इज्जत तो इसी में है कि अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। तो ये सारा कंसेप्ट ये है कि आप अपने आप को हर वक्त मैनेज करने की कोशिश में होते हैं, अपना जिस्म, अपनी राय, अपना कंट्रोल, अपनी सोच, अपनी गुफ्तगू को। तो हुकूमत यहाँ पर एक ऐसा गवर्नमेंटेलिटी का सिस्टम नाफिज आपके ऊपर कर दिया है कि आप खुद अपने आप की निगरानी में मुसलसल मुलविस रहते हैं। अब फोको के मुताबिक यहाँ पर इस बायो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट हर की नेगेटिव सेंस में नहीं है कि आप इसका ये समझ लें कि सारी चीजें बंद हो रही है। वो आपको ताकत के इस तस्वुर को समझा रहे हैं कि आप ताकत को समझिए कि ताकत कैसे ऑपरेट कर रही है, इल्म कौन लोग बनाते हैं, कानून कौन तय करता है, मेयार कौन बनाता है, चीजों को, मेयारों को, सवालों को, कवानीन को अनक्वेश्चनेबल कौन बनाता है। इस पे देखें ना, कौन बोल रहा है, कौन खामोश है, कौन चुप है, किसकी बात अहमियत क्या हामिल है, कौन वैल्यूएबल है, किसको समाज में डोमिनेंट डिस्कोर्स हामिल है। एक वजीर है, वो मुसलसल बोलता जाता है और हर बात में वो राय देता है, लेकिन उसके हल्के के किसी शख्स को बोलकर अपनी राय दुख बताने की इजाजत नहीं है। तो ये एक चीज है जिसको आप मिशेल फुको के कंसेप्ट से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिशेल फुको के कंसेप्ट के मुताबिक मुजाहमत भी पार्ट है पार का। ठीक है, तो हम अपने इस सारे कंसेप्ट को अगर हम सम अप करें तो हम समझते हैं कि जदीद जो बायो पावर का कंसेप्ट है वो लोगों को जिंदगी को फरोग भी देता है, लेकिन कुछ लोगों को मिनिमाइज भी करता है कि भी इनको कंट्रोल करो, इनको मैनेज करो। तो ये सारा कंसेप्ट हमें समझ आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताएं और उनसे शेयर करें। अगर आप इस लेक्चर को, बायो पावर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी थ्योरीज में, अपने सॉरी रिसर्च में, तो आप यूज देखेंगे कि किस तरह से कोई कैरेक्टर किसी नॉवल में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। या किसी रियल सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि किस तरह से समाज अपने आप को खुद से मैनेज या कंट्रोल करने में लगा हुआ है, या गवर्नमेंट जो है बायो पावर के कंसेप्ट पे पूरा उतर रही है। ठीक है, साथ साथ आप ये देखेंगे कि किस तरह से सर्वेलेंस का जो है मेयार वो चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने आप फोकस करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यूजेनिक्स के नाम पर क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, रेशियल एलिमेंट्स के थ्रू कैसे जदीद गवर्नमेंट्स जो हैं वो इमिग्रेंट्स की लाइफ को नॉन वैल्यूएबल तस्वुर करती हैं। तो आप एलिमेंट्स ये तस्वुर ये एनालाइज करेंगे रिसर्च के अंदर। आप डिस्कोर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से इन ग्रुप और आउट ग्रुप के एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन के तस्वुर को कैसे जो है वो हुकूमतें अपने जो है वो डालती हैं, अपने असूल जो है वो बनाती हैं और उसको लागू करने की कोशिश करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप फोकस करेंगे और अपनी रिसर्च में काम करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।